2014 में भाजपा की सरकार आई, अचानक एक वर्ग खड़ा हो गया, अवार्ड वापसी। भाई क्यों अवार्ड वापसी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है। तो आज तो 2022 है, कहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा हुआ? जेएनयू वगैरह 2015 में विश्वविद्यालयों में खड़ा हो गया। भाई क्या विश्वविद्यालयों में खड़ा हो गया कि छात्रों को पर कहाँ? अब तो 8 साल हो गए। एकदम सांप्रदायिकता का विषय बीजेपी पे 500 साल पुरानी समस्या का सबसे सौहार्दपूर्ण समाधान तो बीजेपी के समय में हुआ। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो दिखता नहीं है, केवल विज्ञापन दिखते हैं। हिमाचल के स्थानीय कारण है, उनका हम विश्लेषण भी करेंगे। लोकतंत्र में अगर हम हारे हैं तो अपनी हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन परिवारवाद तो कांग्रेस का एक तरीके से उनका स्ट्रेंथ भी वही है और उनकी वीकनेस भी वही। कोई नहीं कह सकता कांग्रेस की पोजीशन क्या है। डिवाइडेड हाउस है, डिसग्रंटेड हाउस है, डिरेल्ड हाउस है, ये तो कांग्रेस वाले ज्यादा बता सकते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी। कल्याण सिंह जी एक बड़े नेता थे, पार्टी ने उन्हें बाद में पूरा सम्मान दिया और पार्टी हमेशा उनके योगदान को बड़ा ही मानेगी। कॉप के एजेंडा आइटम में ये लिखा गया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is BJP politician and Cabinet Minister Bhupender Yadav. The podcast will deal with all issues on environment and climate change, but also on the recently concluded election in Gujarat and Himachal Pradesh. Mr. Yadav is the Union Cabinet Minister of Labour and Employment, Environment and Forest and Climate Change in the Government of India. So we will speak extensively on the 2002 United Nations Climate Change Conference, or COP27 as it's called, which was held in Egypt in November 2022, where Mr. Yadav represented India and put forth the Indian point of view. भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच कि आप ANI के स्टूडियो में आ रहे हैं और आपसे मैं पॉडकास्ट में ऐसे सवाल पूछूंगी जो आपने कहा मेरे को इंटरव्यू से पहले आपने कहा कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, तो मैं आज खुल के सवाल पूछने वाली हूँ आपसे। वैसे प्लान था कि एनवायरनमेंट पे पूछूंगी, लेकिन अब पॉलिटिकल भी पूछूंगी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और प्रश्न आपको जो अच्छा लगे आप पूछिए। जी, आप हमेशा वॉर रूम स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं बीजेपी के, और अभी गुजरात में आपका यू हैड अ स्टुपेंडस विन। तो पहले तो मुबारक कि ऐसी जीत हुई है कि सब लोग बोल रहे हैं दैट दिस इज़ लाइक ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जब आप इलेक्शन प्लानिंग कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे? क्योंकि ये नंबर्स जो हैं, क्या ये आपके गोल था, ये आपका कोई टारगेट था कि इतने सीट्स और आए कितने? फिर देखिए, गुजरात में जीत का बहुत बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात की इकाई है, उसने पिछले 4 दशकों में एक कार्य पद्धति को विकसित किया है। आपको ध्यान में होगा कि 84 में जब बीजेपी की केवल 2 सीटें आई थी, तो 1 सीट केवल गुजरात से आई थी, और उसके बाद जो सबसे बड़ी जीत हुई थी वो गुजरात अहमदाबाद की नगर पालिका की, नगर निगम की जीत हुई थी। और अगर आप उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के बढ़ते हुए विकास क्रम को देखेंगे तो 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ विकास के पथ पर है। और 27 साल में जनरेशन भी बदल जाती है, नई जनरेशन आती है, पुरानी जनरेशन पुरानी बातों को भी भूल जाती है, नई एक्सपेक्टेशन आती है, और 27 साल में टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कोई पार्टी अगर कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से काम करती है तो वो नए सामाजिक परिवर्तनों को भी स्वीकार करती है, विकास को इस तरीके से करती है कि लोग बजाय एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो गवर्नेंस को वोट देते हैं, जनरेशन को इस प्रकार से एड्रेस करती है कि वो न्यू जनरेशन के लिए भी उतनी ही एक्सेप्टेबल पार्टी होती है जितनी पुरानी जनरेशन के लिए थी। और टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो पार्टी कम्युनिकेशन के उन सब साधनों को भी धीरे धीरे अपने आप में एब्जॉर्व करती है, क्योंकि 27 साल पहले तो 30 साल पहले तो टीवी भी इतना लोकप्रिय नहीं था। हाँ। जितना आज ट्विटर है। ट्विटर तो कोई सोचता ही नहीं होगा कि कोई ऐसी चीज राजनीति में आएगी। खैर नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब से उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया था, तो आई थिंक आपकी पार्टी पहली पार्टी है जो सोशल मीडिया को इतनी जोरों शोरों से करीब 15 साल से इस्तेमाल कर रही है। कम्युनिकेशन में देखिए, कम्युनिकेशन लोकतंत्र में आप अपने विचारों को कैसे लेके जाएंगे कि आप कम्युनिकेट करें,
लेकिन केवल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट भी आना चाहिए जी। तो कम्युनिकेशन के साथ गवर्नेंस के रिजल्ट, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत रही। और इसमें गुजरात में पार्टी की कार्यपद्धति को विकसित करने में गुजरात के नेताओं का, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, संगठन मंत्री रहते हुए एक कार्यपद्धति को विकसित किया। बाद में कार्यकर्ता उन विषयों को लेकर आगे चले, तो इसमें गुजरात की इकाई का, वहाँ की कार्यपद्धति का, वहाँ पार्टी के विकास का, उनका बड़ा भारी योगदान जाता है। जी। जब प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया था, विक्ट्री स्पीच जो थी आपके पार्टी हेडक्वार्टर्स में, वैसे तो उन्होंने वही कहा जो हमेशा कहते हैं पार्टी की जीत के बाद, लेकिन इस बार कुछ ही स्पोक अबाउट एक पर्सनल अटैक्स जो उन पे हुए हैं 2002 के बाद। और फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एक इलेक्शन मशीनरी है, एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की, इलेक्शन जीतते रहते हैं, एक सेट पैटर्न बन गया है। लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ है, मतलब कि जो काम करती है बीजेपी के, जो एक मुहिम की तरह, पर्सनल गोल नहीं है, पर्सनल एम्बिशंस नहीं है, पर्सनल टाइम नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, वो हम जो आजकल कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो है ही नहीं। मतलब, और उन्होंने कहा, आपके कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर और भी अटैक्स आएंगे। तो हमें कुछ अलग लगा ये स्पीच। नहीं, ये अलग नहीं, ये वास्तविकता है। देखिए, बीजेपी के जो भी काम और जो आज बीजेपी का जो इतना बड़ा व्यापक आधार बना है, उसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। लोगों ने आइडियोलॉजी को लेकर के किया है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी किसी तरीके से बहुत जिसको दकियानुसी नहीं है। हम भारत की कल्चरल वैल्यूज़ में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम कल्चरल वैल्यूज़ को आधुनिकता और वैज्ञानिकता के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। हम कल्चरल वैल्यूज़ में इथोस और जो सिविलाइजेशनल सिस्टम है उसको तो लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन उसके आधार पर जो निर्माण बड़ा होगा वो आज की आधुनिकता के संदर्भ में भी होगा। और आज कोई भी दुनिया का देश अकेला भी नहीं रह सकता है, और इसलिए दुनिया के बाकी देशों के साथ कदम ताल करते अपने लोगों को सब प्रकार का न्याय उपलब्ध कराना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस देश में स्ट्रेंथन करना, ये बीजेपी की भूमिका रही है। अब इसमें जब सरकार अपना काम करती है तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसे में सरकार के चेहरे हमारे जैसे ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो संगठन के लोग ताकत लगा के काम करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी विषय को प्रधानमंत्री जी ने अपने कथन में रेखांकित किया था। पर उन्होंने आलोचना की बात भी की कि उन्होंने कहा कि सिर्फ आलोचना नहीं, धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ये उन्होंने कहा। देखिए, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि उन्होंने एक बार गुजरात में, जब बहुत उस समय कांग्रेस की सरकार ने जांच एजेंसियों का उपयोग करते हुए और उनको, गुजरात सरकार को बदनाम कराना एक षड्यंत्र कांग्रेस के टाइम में रखा था, तब उन्होंने एक बार सद्भावना मिशन करा था। और उनका जो पहला भाषण था, उनके वो वाक्य मुझे ध्यान में आते हैं कि लोगों ने हमें पत्थर फेंके, लेकिन हमने पलट के पत्थर उनके ऊपर नहीं फेंके, हमने उन पत्थरों को अपने रास्ते में बिछाया, उसी से रास्ता बनाया और लोगों की सेवा के लिए आगे निकल पड़े। तो ये जो उनका एक मजबूत नेता के रूप में विश्वास है और एक जो पॉजिटिव काम करने का तरीका है, ये उनके नेतृत्व के साथ बीजेपी को आगे बढ़ाने में भी बहुत कामयाब हुआ है। आपने कई सारे इलेक्शन वॉर रूम्स में आप यू वर देयर, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भी, क्या यही स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी थी कि आलोचना बहुत होती है योगी जी की, लेकिन आप उसको एक अलग ढंग से आप कॉम्बैट करते हैं? देखिए, राजनीति में एक दल दूसरे दल की आलोचना करते हैं, लेकिन जब अफवाह उड़ाते हैं, जब अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, जब जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं, जब लोकतंत्र को सही मूल्यों से नहीं बल्कि हथकंडों से खेलना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि कुछ समय के लिए भ्रमित करा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए भ्रमित नहीं करा सकते। और हमने पिछले कुछ काल में बीजेपी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हुए देखे हैं, कट्टरवाद होने का, वर्ग विशेष का विरोधी होने का, शहरी पार्टी होने का, पूंजीपति पार्टी होने का। ये सब वो आरोप हैं जो ये बताते हैं कि उनमें कोई दम नहीं था। बीजेपी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास में यकीन करा है।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल्स कहलाते हैं और जिनका काम भी है न्यूट्रल रहना, लेकिन उन्होंने शब्द एक टर्म इस्तेमाल किया, ठेकेदार हैं वो, और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके सारे उम्मीदवारों की जो जमानत जब्त हो गए थे, लेकिन वो जो है वो एनालिसिस में आता ही नहीं है। उनका संकेत किसकी ओर था? वो न्यूट्रल्स कौन है जिनके बारे में प्रधानमंत्री कह रहे थे? देखिए, देश में एक तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ है। बुद्धिजीवी होना अच्छी बात है, लेकिन बायस होना गलत बात है। बुद्धिजीवी होना अच्छी बात है, एकेडमिक स्टैंडर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे मोटिवेटेड होना गलत बात है। क्योंकि समाज ये अपेक्षा करता है बुद्धिजीवी तरीके से कि वो तटस्थ तरीके से और तथ्यों को सामने लाते हुए अपनी तटस्थता को रखेंगे। लेकिन जब आप तथ्यों को छुपाने का प्रयास करते हैं तो फिर लगता है कि आप अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल गेम प्लान के लिए कर रहे हो, तो फिर वो छोड़ देना चाहिए, फिर लेबल लगाकर सामने राजनीति कर लेनी चाहिए। यही सबसे बड़ा दुविधा का विषय इस देश में है। तो एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये एक इकोसिस्टम है, बुद्धिजीवियों का, मीडिया का, जो भी एक इकोसिस्टम है। सबका नहीं, कुछ का। बाकी हाँ। तो बहुतायत हमारे भी साथ है, हमारे भी लोग पढ़ते लिखते एकेडमिक काफ़ी लोग हैं। लेकिन जो सामने वाली पार्टियों में, इवन कम्युनिस्ट पार्टी में, इवन सोशलिस्ट पार्टी में एकेडमिक लोगों की कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो जिसको अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन पॉलिटिकल मोटिव रहता है, ये इशारा उस तरफ है। जी, लेकिन जो इकोसिस्टम, जो आपकी पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम कई सालों से आता है, दिल्ली में हो या फिर पूरे मुल्क में, जो एक इकोसिस्टम है जो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी अपना इकोसिस्टम बनाने की कोशिश भी नहीं करती। नहीं, हमारे इकोसिस्टम में लोग हैं। अगर इकोसिस्टम में लोग नहीं होते तो जनता में बहुमत कहाँ देती। अच्छे काम की भी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, अच्छे काम को भी चाहने वाले लोग हैं, आम जनता को भी चाहने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग षड्यंत्र करके इन चीज़ों को खराब करने का काम करते, जैसे 2014 में भाजपा की सरकार आई, अचानक एक वर्ग खड़ा हो गया, अवार्ड वापसी। भाई क्यों अवार्ड वापसी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है। तो आज तो 2022 है, आप भी मीडिया जगत में, कहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा हुआ? वो तो कांग्रेस ने किया था लोकतंत्र में। फिर आपने देखा अचानक जेएनयू वगैरह 2015 में विश्वविद्यालयों में खड़ा हो गया। भाई क्या विश्वविद्यालयों में खड़ा हो गया कि छात्रों को पर, कहाँ, अब तो 8 साल हो गए। फिर आपने अचानक से एक विषय को देखा होगा कि कुछ लोगों ने किसान के नाम पे, तो सरकार ने कहा ठीक है, अगर आपकी सहमति नहीं है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। फिर कभी कभी ऐसा लेकर के एकदम सांप्रदायिकता का विषय बीजेपी पे, लेकिन कहाँ हुआ? 500 साल पुरानी समस्या का सबसे सौहार्दपूर्ण समाधान तो बीजेपी के समय में हुआ। पर ये जो तरह तरह के समय समय पर जो विषय खड़े किए जाते हैं, इसके पीछे तो कोई मोटिवेटेड कारण होते ही हैं। जो आंदोलन जीवी एक टर्म उठाया गया था, ये टर्म एक आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन उठाया ही जाता है और कोई नया विषय लाया जाता है, पर अल्टीमेटली सत्य और सच कभी छुपता नहीं है। तो ये आपने नोटिस किया जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं कि लोग वो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू दीज मोटिवेशंस। देखिए, इस देश की जनता बहुत समझदार है और आप ये मान के चलिए कि जनता विधानसभा और लोकसभा में भी अलग अलग तरीके से वोट देती है। आप देखेंगे कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उड़ीसा में भी विधानसभा के साथ हुए। लोगों ने जिस प्रोपोर्शन में बीजेडी को दिया, तो अगर बीजेपी को देखो तो ज़्यादा लोकसभा सीटें दी। तेलंगाना के चुनाव हुए, जिस प्रोपोर्शन में तेलंगाना राष्ट्र समिति को दिया, बीजेपी को उस प्रोपोर्शन में ज़्यादा सीटें। दिल्ली में भी ऐसे होता है। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। और आप देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ लगभग 4 महीने पहले, छत्तीसगढ़ 4 महीने पहले चुनाव में बीजेपी को लोगों ने हराया, लेकिन जैसे ही लोकसभा का आया तो 100% सीटें दे दी। तो देश की जनता अपने विजडम के आधार पे अपने अपने केंद्र और राज्य सरकारों का चुनाव करती है। इतना ज़्यादा ये मेरे को लगता है इस जनता की ताकत में, इसकी बुद्धिमत्ता में विश्वास रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा करने पर ही बल देते हैं। आपने अभी कहा रिसेंटली कि ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो पीपल सेंट्रिक इश्यूज डिस्कस नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
देखिए 7-8 सालों में हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट में काफ़ी सारे विषयों को लेकर के व्यवधान खड़ा किया और लगातार जो विषय अस्तित्व में नहीं थे उस पे पार्लियामेंट को आप पूरी तरीके से करते रहे। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फार्मर इशू पे जब सरकार बहस करने जा रही थी तो विपक्ष ने राज्यसभा में सीट के ऊपर चढ़ कर के और किस तरीके से चीज़ों को फाड़ने का प्रयास किया। जब आप संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो इस देश में गरीबी एक मुद्दा है, इस देश में गरीब कल्याणकारी राज्यों की नीतियाँ एक मुद्दा है और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियाँ शुरू हुई हैं, तो इन नीतियों पे चर्चा मांगनी चाहिए, नीतियों पे चर्चा होनी चाहिए। किस आदमी को, गरीब आदमी तक कैसे चीज़ें पहुँचे वो होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास एजेंडा होता कहाँ है? कब आप पिछले 8 साल का एनालिसिस देखिए, कहाँ वो इस एजेंडे पे चर्चा करते हैं। वो तो कोई एक एजेंडा बाहर से ऐसा पकड़ते हैं जिस पे उनकी कोई जवाबदेही ना बनती हो। आप बताइए, जनधन खाते सरकार ने खोले 25 करोड़, इन्होंने कहाँ सहयोग किया? ई श्रम खाता सरकार ने 29 करोड़ का, इन्होंने कहाँ सहयोग किया? उज्ज्वला के कैंप लगाए, कहाँ सहयोग किया? बल्कि उल्टा, जब सरकार कोविड के समय में वैक्सीनेशन को लेकर के आ रही थी तो जनता में प्रचार करने का प्रयास किया कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, कि सरकार की बीजेपी की वैक्सीन है। आज तो 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाकर दुनिया में हमने एक उदाहरण स्थापित किया है। तो आप काम भी नहीं करते, आप काम को रोकने का भी प्रयास करते और आप चर्चा भी नहीं करते। तो गरीब कल्याणकारी विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ये विषय मैंने कल कहा था। और ऑपोजिशन कहती है कि चर्चा नहीं करना चाहती बीजेपी अपने कानून लाती है और उसके बाद कानून लाने के बाद चर्चा करना चाहती है। तो फ़ायदा क्या चर्चा करने का जब कानून ऑलरेडी आप ला चुके हैं? नहीं तो कानून तो बिना चर्चा के पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी ब्रूट मेजॉरिटी है ना, इसीलिए। तो भी बिना चर्चा के तो कोई कानून पास नहीं हो सकता। चर्चा तो वो नहीं कर रही है, हम तो चर्चा लाने के लिए ही कानून लाते हैं। चलिए, मैं अब आपके एनवायरनमेंट इश्यूज़ पे आ जाती हूँ, क्योंकि आप अभी शर्म एल शेख से लौटे हैं। तो ये जो COP27 हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वहाँ पे क्या हुआ, क्या वाज इंडिया सक्सेसफुल कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में? इस बार COP27 जब हुआ था शर्म एल शेख में, तो इजिप्ट ने कहा था ये COP फॉर इम्प्लीमेंटेशन होगा। जलवायु परिवर्तन की वार्ता जो लंबे समय से पूरे दुनिया में चलती है, उसमें इस बात को हमेशा कहा जाता है कि भविष्य में दुनिया के तापमान बढ़ने के कारण जो संकट उपस्थित होगा उसके लिए सब देश मिलकर के समाधान करें। 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट में COP की वार्ता हुई थी, तब ये कहा था कि हर देश अपने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं के हिसाब से देखते हुए निर्धारित करे। भारत ने भी उस समय NDC के लक्ष्य दिए थे और पिछले वर्ष 2021 में जब ग्लासगो में हुआ था तो ये कहा था कि अब अपने लक्ष्यों में बढ़ोतरी करके दें। भारत ने अपने NDCs को एनहेंस भी किया, क्योंकि पेरिस में जो हमने कहा था कि हम 175 गीगावाट का उत्पादन करेंगे, भारत ने उसको क्षमता को बढ़ा करके रिन्यूएबल में 50% के लक्ष्य को तय किया। हमने 2015 में कहा था कि कार्बन एमिशन की जो इंटेंसिटी है उसको हम 30 से 33% ले जाएंगे, भारत ने उसको भी बढ़ा करके 40% किया। और भारत ने मिशन लाइफ को भी, प्रधानमंत्री जी के पंचामृत के बाद उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइंडलेस कंजम्पशन है, हमें माइंडफुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और इसलिए भारत ने मिशन लाइफ को दिया। और इसलिए इस COP में जब हम गए तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा 29 देशों में था जिन्होंने COP15 में किए गए NDC के लक्ष्यों को बढ़ाया। मतलब एक तरीके से क्लाइमेट चेंज में होने वाले समाधान की दिशा में अपने लक्ष्यों को विस्तृत किया। दूसरा, ये भी कहा गया कि जब भारत नेट 2070 में घोषित करेगा तो भारत की लॉन्ग टर्म कार्बन एमिशन को कम करने की जो है इंटेंसिटी को कम करने की कार्य योजना क्या है, वो कार्य योजना भी हमने इस बार शर्म एल शेख में प्रस्तुत की। तो दुनिया में 60 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ये कार्य योजना प्रस्तुत करी। अब जब ये विषय COP27 में चला तो विकासशील देशों की एक लंबे समय से डिमांड थी कि जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो दुनिया के उन विकासशील देशों को होता है जिनका क्लाइमेट को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी औद्योगिक क्रांति में कोई योगदान नहीं है। जैसे जो समुद्र वाले प्रदेश हैं
उनका जो जल स्तर बढ़ रहा है, भारत की भी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, आम्फान ताउत के जैसे तूफान हमने देखे हैं, तो इनका लॉस एंड डैमेजेस कौन भरेगा। तो इस बार COP27 में भारत की जो एक लंबे समय से डिमांड थी कि लॉस एंड डैमेजेस फंड बनना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से बनना चाहिए, उसको स्वीकार किया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 19 अक्टूबर को केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया। अब मिशन लाइफ एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त कर रहा है, इसलिए इस बार कॉप के एजेंडा आइटम में ये लिखा गया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। तीसरा, एडॉप्टेशन को लेकर के, मिटिगेशन को लेकर के और उपाय करने चाहिए। भारत की उन कार्य योजनाओं को बल मिला और अब 2025 में जो न्यू क्वांटिफाइबल गोल तय होंगे उसको भी अगले वर्ष तक पूरा करना चाहिए, इस चीज़ को मान्यता मिली। एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, ये राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कहा कि जो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसी वजह से हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन वगैरह हमारे एक ट्रेडिशन है, बताने की ज़रूरत नहीं होती हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इसके बारे में। ये एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है हमारे मुल्क में। क्या ये भी हम बाकी मुल्कों को हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इट्स अ ट्रेडिशन? इसको हम करना ही चाहते हैं। देखिए, दुनिया की आबादी में भारत में 17% आबादी है और हमारा कार्बन एमिशन 4% है। दुनिया के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनकी आबादी भी 17% है, उनका जो कार्बन एमिशन है वो 60% है। तो 17% आबादी केवल 4% कार्बन एमिशन कर रही है, एक 17% आबादी 60% कार्बन एमिशन कर। जैसे हमारे ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल में है कि थाली में झूठा नहीं छोड़ते, क्या ये फूड सिक्योरिटी नहीं है? हमारी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल में है कि इतने से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करते, क्या ये ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल नहीं है? फूड में, एनर्जी में, वाटर में हम छोटे छोटे अपने बिहेवियरल एटीट्यूड के साथ अगर परिवर्तन लाते हैं तो अल्टीमेटली वो एक बड़े स्तर पे परिवर्तन की तरफ जाता है। ये जो बिहेवियरल परिवर्तन है, और इसलिए नीति आयोग के साथ मिलकर हमने 75 ऐसे छोटे छोटे बिहेवियरल चेंज, जो एक आदमी अगर अपने जीवन में एक चीज़ को अपना लेता है, एक विषय को अगर अपने जीवन में अपना लेता है, तो फिर चलो 75 में से आप 2 अपना लीजिए, 3 अपना लीजिए, लेकिन कोई भी अपने जीवन में एथिक्स और वैल्यू को अगर एनवायरमेंटल सेंस के साथ जोड़ के काम करता है तो वो भी कंट्रीब्यूशन होता है। और इसलिए अगर ये मूवमेंट बनाना होगा तो जैसे हमारा मॉरल सेंस है, हमारा सिविक सेंस है, ऐसे हमारा एनवायरमेंटल सेंस भी डेवलप होना चाहिए। यही मिशन लाइफ की परिभाषा है। लेकिन जो अमीर मुल्क हैं वो हमारे जैसे गरीब मुल्कों को, डेवलपिंग नेशंस को खासकर, दे ब्लेम अस कि हम लोग कंजम्पशन ज़्यादा करने लग गए हैं, हम लोग एमिशंस हमारी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा है और हम वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं। ये क्या हमारी तरफ से कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने नहीं हैं कि हम बता नहीं पाते कि आप लोगों के वेस्ट ज़्यादा हैं? नहीं, ये तो हमने सारी दुनिया के सामने रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है और ये दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने जो $100 बिलियन की प्लेज करी थी, जो उन्होंने शपथ ली थी, वो तो आज तक पूरी नहीं करी। और अभी इस जलवायु परिवर्तन वार्ता में एक विषय आया था संयुक्त राष्ट्र महासचिव जी के साथ, उस कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिखा था कि देखिए, दुनिया के सभी देशों में विशेष रूप से गरीब मुल्कों को, जिसको अर्ली वार्निंग का एक्सेस होना चाहिए। तूफान आता है, आंधी आती है, अगर ये अर्ली वार्निंग पहले पता लग जाए तो हम 90% लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। और भारत में जो हमारा IMD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ साइंस का, उस मौसम विज्ञान के द्वारा हम बे ऑफ बंगाल में 13 देशों को ये सुविधा प्रदान करते हैं। भारत ने जब पिछला COP हुआ था तो आइरिस करके जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनको ये कहा था कि हम इसरो के माध्यम से आपको ये सारा अर्ली वार्निंग सिस्टम देंगे। दुनिया में समस्या ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ न तो जो उन्होंने पुराने वादे किए उसको पूरा करते हैं, न टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार है। तो जब आप खुद ही सारी सुविधाओं का लाभ उठाओगे, आप खुद ही सब कुछ करोगे, और आप आज के समय में ये नहीं करोगे कि आप जिनको आवश्यकता है उसको दो, बल्कि आप पूरा फेस आउट, कोल फेस आउट आप बात कर देते हैं। हमने ग्लासगो में लड़ाई करी कोल फेस डाउन की, यूके में उन्होंने अपनी कोल माइन को खोल दिया है। तो आप तो फेस डाउन क्या, फेस आउट, फेस डाउन भी की बात ही नहीं उठी। आप खुद तो क्या करने जा रहे हैं?
तो ये अमीर मुल्कों को सोचना चाहिए, उन्होंने धरती को जो नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं की जो शपथ है उसको वो पूरा करें। तो पर हम फेज डाउन तो कर नहीं पाए ना, फेज नहीं, फेस डाउन तो है, आखिर हम रिन्यूएबल में बढ़ रहे, फेस आउट कर ही नहीं सकते। हमारा स्पष्ट मानना है फेस आउट कहना गलत है। हर देश अपने जो CBDR के प्रिंसिपल के हिसाब से अपने लक्ष्यों को करता है। अब भारत भी तो आज हम अपना 50% रिन्यूएबल पर लेकर जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें एनर्जी अपने लोगों को ज़्यादा देनी होगी, एनर्जी एक्सेस लोगों को ज़्यादा देना होगा। लेकिन हम रिन्यूएबल में भी तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशन को भी तो कम कर रहे हैं। छोटा उदाहरण आप देखिए, भारत ने रेलवे को पूरा इलेक्ट्रिक पे कर दिया, कार्बन एमिशन कम हुआ। अपने प्रगति मैदान के पास कितना ट्रैफिक, कितना जाम, कितना पेट्रोल, कितना डीजल। अब आप BS4 से BS6 ले आए, डीजल आपने बंद कर दिया। और आप उधर से गई भी होंगी प्रगति मैदान के, हाँ। जो ट्रैफिक उसमें कम हुआ, उसमें टेरी की रिपोर्ट को आप देखिए, कितना लाख टन हमने कार्बन एमिशन जो साल में होता था उसको कम किया। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बढ़िया बनाना चाहते हैं, उसमें भी कार्बन एमिशन में कमी है। तो हमारा गोल क्या है कार्बन एमिशंस का, और हम कहाँ हैं आज? हमारा गोल है कि हमने जो लक्ष्य तय किया था रिन्यूएबल के उत्पादन का, वो तो हमने 9 वर्ष पहले पूरा कर लिया। अब हमने उसको गोल को बढ़ा करके 50% कराया कि 2030 तक भारत अपने रिन्यूएबल की क्षमता को 50% करेगा। दूसरा, कार्बन एमिशन हमने 30 से 33% कहा था, उसको हमने 29% अचीव कर लिया। अब उसको भी बढ़ाकर हमने 40% कर दिया कि हम अपना क्यूमुलेटिव एक्शन ऐसा करेंगे कि हम 40% पे कार्बन एमिशन जो होता भारत उसको कम करेगा। उसके साथ ही साथ मिशन लाइफ को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ताकि लोग अपने बिहेवियरल अप्रोच में हों। उसके साथ भारत ने ये लक्ष्य तय किया था कि हम अपना जो कार्बन श्रिंक है वो बढ़ाना चाहेंगे, जिसको हम ट्री कवर कहते हैं। जितना ट्री कवर बढ़ाएंगे, अभी निश्चित रूप से ट्री कवर को बढ़ाने के लिए भारत ने, हमारा वन क्षेत्र लगभग 24% हुआ है। पिछले 5 वर्षों में अपने वन क्षेत्र को बढ़ाया है, लेकिन अब वन क्षेत्र के साथ साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से जो मैंग्रोव है उसको भी बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भारत के बारे में कहा जाता है, बाकी मुल्क कहते हैं कि वी आर एन एनर्जी हंग्री नेशन, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट गोल्स इतने हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी है। अब एनर्जी हंग्री का मतलब है हमें रशिया से भी एनर्जी लेनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है इन दिस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट कि वी आर मर्सिनरी, हमें वो चाहिए एनर्जी और हम लेंगे चाहे वॉर के इसमें मोरालिटी नहीं आती। आप क्या कहेंगे इस बारे में? दुनिया के सब विकसित देश भी ले रहे हैं, एनर्जी लेने में किसी से कोई बुराई नहीं है ना। उन्होंने भी, जिनको लेना है एनर्जी वो निश्चित रूप से ले रहे हैं। लेकिन भारत वैकल्पिक विषयों पे भी काम कर रहा है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। आज दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्क उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बने हैं। धरती पे जितनी ऊर्जा चाहिए उससे उसकी 8 गुना ऊर्जा तो सूर्य से आती है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को किया गया। सोलार में हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, विंड में अच्छा लोग काम कर रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात है कि भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया हाइड्रोजन मिशन, तो हाइड्रोजन मिशन को लेकर के अच्छा काम चल रहा है। तो वैकल्पिक क्षेत्रों में भी हम काम कर रहे हैं और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो हर देश का काम है और हमें करना ही है। तो कौन से ऐसे नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं भारत में जो हम ख़त्म करना चाहते हैं? नहीं, नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिस को ख़त्म करने से ज़्यादा हम कम करना चाहते हैं। ख़त्म किसी चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी को क्लाइमेट जस्टिस देना होगा। हम दूसरी तरफ से बढ़ना चाहते हैं। हम सकारात्मक विषयों को लेकर, रिन्यूएबल के विषय को लेकर के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, नई कम कार्बन इंटेंसिटी के विषयों में, और 3 क्लाइमेट एक्शन जो भारत के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें एक का मैंने पहले उल्लेख किया है, वो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत ने फ्रांस के साथ बनाया था, जिसका गुड़गांव में मुख्यालय है और दुनिया में अब 100 से ज़्यादा देश उसके सदस्य बने हैं। सोलर अलायंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत आगे बढ़ना, सकारात्मक रूप से बढ़ना चाहता है। दूसरा CDRI कोलेशन फॉर डिज़ास्टर रिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भविष्य में आने वाली जलवायु परिवर्तन की जो वार्ताएं हैं उसमें एक विषय निकल के आ रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान
असमय प्राकृतिक आपदाओं के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को पड़ता है, तो रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। उसको भारत में अब कैबिनेट ने उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया है। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो स्वीडन के साथ मिलकर के लेड आईटी है, जिसमें हार्ड टू मतलब एल्यूमिनियम सेक्टर है या ट्रांसपोर्ट है, जिसमें ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, इसलिए ई व्हीकल के ऊपर बढ़ाने का दिया है। उसी में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम स्टील के सेक्टर में परिवर्तन करा है। इसके साथ ही साथ हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी लेकर के आए हैं, जिसका अर्थ है कि देश में जो वेस्ट टू एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण हमारे पूरे शहर वगैरह जो हैं ये पूरे इनसे जो प्लास्टिक की थैलियों से हमारी नालियाँ वगैरह बंद, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे भारत ने काफ़ी जोर दिया। फिर हम अपना मैंग्रोव का इलाका बढ़ा रहे हैं। अभी बायोडाइवर्सिटी को लेकर के भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। देश में आज 53 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स बने हैं, 33 से ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व बने हैं। 1950 में हमारे यहाँ से जो चीता गायब हुआ था, वो इकोलॉजिकल रॉन्ग को हमने इकोलॉजिकल हार्मनी के साथ स्थापित किया है। तो ये हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर के काम चल रहा है। और उससे भी जो बड़ी बात है कि जैसे फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर, हम कई बार कहते हैं कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माने तो फॉरेस्ट हमारे यहाँ जो हार्ट का काम करते हैं, तो हमारी जो वेटलैंड्स हैं वो किडनी का काम करती हैं। देश में 4.7% एरिया हमारा वेटलैंड का एरिया है। हाँ, सो ऐसी वेटलैंड जो देश में जिनको संरक्षित किया जाना चाहिए, हम उनको रामासर साइट्स का दर्जा दिला रहे हैं। आज हमने अपनी किस चीज़ का? रामासर एक ट्रीटी है दुनिया भर की, जिसमें ये मान्यता दी जाती है कि इन वेटलैंड्स का प्रिजर्वेशन होना चाहिए। एक IUCN करके इंटरनेशनल और मतलब संधि है, हाँ। जिसमें आने वाले जो माइग्रेटरी बर्ड हैं उसको लेकर के काम करते हैं, उनके जो फ्लाई एरियाज़ हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर के काम करते हैं। हम उन विषयों को लेकर तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जो रामासर साइट का दर्जा है कि कौन देश अपने कितनी वेटलैंड्स को उसमें लेके आता है, आज़ादी के 75 साल में हम 75 वेटलैंड को लेके आए। दिल्ली के पास देखें तो हमारा ओखला का बर्ड सेंचुरी का है, हरियाणा में देखें तो हमारा सुल्तानपुर का एरिया है, रोहतक में देखें तो हमारा भिंडावास का एरिया है, कश्मीर में देखें तो वलूर जैसी लेक भी हमारे पास है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की 100 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर की लेक है। मणिपुर में देखें तो लोकटक की लेक है, उड़ीसा में देखें तो चिल्का की लेक है, राजस्थान में इधर देखें तो सांभर की लेक है। अभी हमने चेन्नई के पास 3-4 लेक्स को रामासर साइट्स का दर्जा दिलाया। तो अपने वेटलैंड को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने वन्य जीवों को, अपने लोकल लोगों के राइट्स को अभी हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में परिवर्तन करके हमने साइटस जो है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ फ्लोरा एंड फोना, उसके लिए हम लीगल मैकेनिज़्म लेके आए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो लोकल रहने वाली ट्राइबल और फॉरेस्ट ज्वेलर कम्युनिटी है, उनको भी जो रिहेबिलिटेशन के तक उनके जो परंपरागत राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया। सारे सस्टेनेबल मेजर्स हैं जो हम कर रहे हैं। जी, मैं 2 इश्यूज़ पे आऊँगी जो आपने अभी जिक्र किया। एक तो एमिशंस और दूसरा प्लास्टिक्स के ऊपर। भारत जो है वो 3rd बिगेस्ट कार्बन एमिटर है और 2nd बिगेस्ट कोल यूज़र। अब हमारे पॉडकास्ट में कुछ डॉक्टर्स को मैंने इंटरव्यू किया था और वो कह रहे थे कि इतना एमिशन है कोल की वजह से, और हमारे जो द एयर पोल्यूशन इज़ सो हाई कि मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो वे टू कॉम्बैट दिस। हम लोग पराली बर्निंग को कहते हैं कि पराली की वजह से यहाँ दिल्ली में जो है, नॉर्थ इंडिया में द एयर इज़ अनसस्टेनेबल, हम सब वी आर ब्रीदिंग पॉइजन। लेकिन कोल की वजह से, ये एमिशंस की वजह से हो रहा है, और हम लोग वी डोंट पुट एनी काइंड ऑफ लिमिट्स ऑन आवर इंडस्ट्रीज। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, एमिशन हमारी तो 17% आबादी है, 4% है, उन लोगों का 60% है। हमारा स्कोप और स्केल बड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जैसे दिल्ली में एमिशन को कम करने के लिए हमने अच्छा मतलब जिसको ईंधन प्रयोग में हो, हम BS4 से BS6 पे आए। आज दिल्ली में सारी इंडस्ट्रियां हम PNG पे चला रहे हैं, NCR में भी कर रहे हैं। पिछले साल तक गुड़गांव में 73 सोसाइटीज़ डीजल पे चल रही है, हमने सबका डीजल बंद करा। अब केवल 3 ही सोसाइटी बहुत मजबूरी में चल रही है। हमने थर्मल पावर के जितने भी हमारे जो दिल्ली के आसपास के संयंत्र हैं, उनको बायोफ्यूल उनके लिए 5% अनिवार्य किया।
हमने लगभग 2 लाख टन क्षमता का बायोफ्यूल, इससे पराली से एथेनॉल बनाने का संयंत्र पानीपत में लगाया। दूसरा रोपड़ में अभी शुरू हो रहा है। पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो हम 40% हम पॉल्यूशन को, पराली बर्निंग को कम करके आए हैं। अगर हमारा AQI लेवल भी देखेंगे तो पिछले सालों के एवरेज में हम उसको काफ़ी कम करके लेकर के आए हैं। दिल्ली में ज़्यादा डीजल का व्हीकल ना जाए, केंद्र सरकार ने 2014 में आने के बाद तुरंत ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को पूरा कराया, ताकि वो ट्रैफिक सारा बाहर से चला जाता है। दिल्ली में AQI को देखते हुए हम ग्रैब को इम्पोज कर रहे हैं। तो हम सारे कार्यों को इस प्रकार से कर रहे हैं कि जनता के सहयोग से ये विषय जल्दी से जल्दी पूरे हों। पर भूपेंद्र जी, आप भी यहीं पे रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, आप भी देख रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं ऑफ यंग न्यूबॉर्न्स, काले फेफड़े हैं सबके ऐसे काले फेफड़े इतना ज़्यादा भी नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है डॉक्टर्स ने कहा है, लेकिन अब मैं उन डॉक्टर्स को कहना चाहता हूँ, आप एवरेज को पिछले से तो देखिए। डॉक्टर उसको पिछले अगर आप तुलना करेंगे तो जो हमारे द्वारा उठाए गए कदम है वो काफ़ी सार्थक हुए, लेकिन हम इसको और भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि और कार्रवाई करने की जरूरत है और जनता का भी सहयोग लेके हम करें। वो बहुत से लोग, आई एम सॉरी, आई एम लेबरिंग दिस पॉइंट, लेकिन नहीं आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि सब कह रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ लॉज बनते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं दे फाइंड अ वे अराउंड इट, क्योंकि प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता, ब्राइबरी करके जो भी करके बाहर निकल आते हैं लोग। अभी तो हमने लगभग 7-8 हज़ार से ज़्यादा बंद कराए हैं। आपने देखा होगा क्या बंद कराए आप? ये इंडस्ट्री, हाँ, पूरे आपके पास पूरे एक्शंस हैं, हमने पूरे लिए हैं, सारे ज़्यादा हमने लगभग बंद कराए हैं। और हम जो जब ग्रैब लागू करते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे हमने बंद कराए हैं। दिल्ली में जितने भी आसपास NCR में ईंट भट्टे हैं उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे लेके आए। हम कानून का बहुत सख्ती से पालन कर रहे हैं, और अगर आपके पास भी कभी ऐसी शिकायत आए तो बताइए, हम तुरंत कार्रवाई करें। जी, दूसरा प्लास्टिक्स के ऊपर आपने कहा, अब प्लास्टिक्स बैन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आप गाड़ी से जाइए कहीं पे भी, आप शहर से निकलेंगे तो आप देखेंगे हर जगह भरा हुआ है, कूड़े का ढेर बड़ा हुआ है। देखिए, EPR पॉलिसी को हम लेकर के आए हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा हम उसको चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जो इंडस्ट्रीज इसको यूज़ कर रही है वो उसको वापस से लेवे, लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अब इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि जो ये बहुत छोटे लघु उद्योग में बनता है, चोरी से बनता है और फिर ये तुरंत थैली के रूप में चला जाता है। लेकिन ये बनता एक मटेरियल से बनता है जो पहले छोटा उद्यमी लेके उसके आधार पे बनाते हैं। अब हम एक नया रूल ये लेकर के आ रहे हैं कि जो ओरिजिनल जो मटेरियल बनाएगा वो ये देगा गारंटी कि उसने किसको सप्लाई किया है, उतना प्रोडक्शन उधर से निकलना चाहिए। तो हम इसको और सख्ती से लागू कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, और इसमें हम राज्य सरकारों का भी सहयोग चाहते हैं। और विशेष रूप से मैं दिल्ली सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जो अवैध जो इसकी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं वो उस पर दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और दिल्ली सरकार कभी भी ऐसे काम करेगी नहीं जो आप एडवाइस करते हैं। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, आप बीजेपी की सरकार है, आम आदमी के हित में है कि वो ये काम करें। इसी में तो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। नहीं, हम लगातार एडवाइजरी भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। जी, अब मैं रिवर पोल्यूशन, सॉरी, यही है जो लोग उनके समर्थक हैं वो कहें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन की बात हो गई, प्लास्टिक्स की बात हो गई, अब मैं रिवर पे आती हूँ। आप देख रहे हैं कि हम बार बार हमारी तरफ से हम शॉर्ट्स लगाते हैं, रोज़ हम कवरेज करते हैं यमुना क्लीन अप एक्शन, कुछ नहीं होता। इतना गंदा है ये रिवर, और उसको साफ करने के लिए पता नहीं कितने करोड़ रुपए लग गए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता। अब तो सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको पूरी तरीके से कर रही है, और भारत का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पूरी मान्यता मिली है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट ने हमारे अभी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से 13 नदियों का एक पूरा सर्वेक्षण कराया है, क्योंकि जो हमारी नदियाँ निकल रही हैं 3 क्षेत्रों से निकलती हैं। एक जहाँ से ओरिजिनल नदी निकलती है वो वन क्षेत्र है, दूसरा नदी निकलती है जहाँ पर एग्रीकल्चर एरिया है, और तीसरा नदी निकलती है जो शहरी क्षेत्र है।
और जो नदियों में पॉल्यूशन है जो वन क्षेत्र से निकलती है, जैसे वहाँ से ओरिजिनल पानी का सोर्स निकलता है, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे वन क्षेत्र की सघनता को बनाए रखें, क्योंकि मेन वाटर जो उसका जो स्रोत है वो वहीं पर है। दूसरा जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर हमने देश की 13 प्रमुख नदियाँ, जैसे उसमें यमुना है, राजस्थान में लूनी है, उड़ीसा में महानदी है, दक्षिण में जाए तो कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये जो बड़ी 13 नदियाँ हैं वहाँ पर हम फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन, क्योंकि जहाँ किसानों के खेत आ गए लेकिन बीच बीच में वन भूमि है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि उसका कैचमेंट एरिया बना रहे। तीसरा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है स्वच्छता के लिए, कि जितने भी उसमें लगने वाले शहर हैं वहाँ पर जो कचरा भी जाता है, वहाँ पे जो सीवरेज प्लांट जाता है, उस पे एसटीपी कैसे लगे, इस समन्वित योजना पे काम करें। और यमुना के साथ समस्या ये है कि यमुना जितनी नीचे आती है उतना ही ज़्यादा सीवरेज और ये सारी चीज़ें जाती हैं। और अभी तो एलजी साहब ने इस पे दिल्ली में तो विशेष रूप से अच्छे लिए हैं, लोगों को भी कहा है कि यमुना की सफाई रखें, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अच्छा काम किया जाए। गंगा को भी देख लीजिए, आई थिंक 500 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन गंगा। सभ्यता है, पूरा हमारा कल्चरल इथोस है, मतलब गंगा और गंगा के मैदानी सभ्यता ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता और बड़े शहर है, और इसलिए अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पूरा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि कोई डेट है, कोई टाइम है, कोई प्लान है कि इस जैसे हम नर्मदा का देखते हैं, नर्मदा जो है व्हेन यू गो देयर एंड यू सी कि कैसे उन्होंने रिवर फ्रंट को इतना सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन यमुना का तो हो ही नहीं सकता क्या? दिल्ली मतलब हमारे लिए कोई रिवर फ्रंट नहीं हो सकता दिल्ली में? दिल्ली में रिवर फ्रंट के लिए एलजी साहब लगे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा भी कार्यक्रम हो रहा है। अब दिल्ली सरकार क्या करती है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो दिखता नहीं है, केवल विज्ञापन दिखते हैं। विज्ञापन दिखते हैं, सिर्फ विज्ञापन दिखते हैं, विज्ञापन में एक ही चेहरा दिखता है। किसका? जो मुख्यमंत्री है उनका। और आप उनसे बात नहीं कर सकते? कोई इतना ब्रेकडाउन हो गया है? आप हम तो लगातार करते हैं। देखिए, हमने तो पर्यावरण मंत्रालय में हमेशा से ही चर्चाएं करी हैं, हमने हमेशा बुलाया है, हमने केवड़िया में सब मंत्रियों को बुलाया एयर पोल्यूशन पे बात करने के लिए, दिल्ली के मंत्री नहीं आए। अब हम क्या करें, हमने तो पत्र भी लिखा, बुलाया भी। पर ये ब्रेकडाउन के लिए क्या, कौन इसको सही कर सकता है? देखिए, ये लोकतंत्र में सब सरकारों की जिम्मेदारी है कि सबको साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो क्या आप ये रेजिस्टेंस आप देखते हैं पश्चिमी बंगाल के जो मिनिस्ट्रीज हैं, आप उनके साथ जब काम करते हैं तो क्या यही रेजिस्टेंस दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी बड़ी है, हमारे देश की राजधानी है, इसको स्वच्छ रखना, इसको साफ रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन का जो बिल भी लाया गया, पहली बार हमने एयर शेड को पहचानने का काम किया, क्योंकि अभी तक ये होता था भाई दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, हम पड़ोसी राज्य में कैसे कार्रवाई करें। ये सरकार ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, और हमने उसमें एनसीआर को भी नहीं, एयर शेड को दिया। अगर मान लो कि पराली का धुआं रोपड़ में भी निकलता है, एनसीआर से आगे निकलता है, तो भी एयर शेड के आधार पे कार्रवाई करने का अधिकार है। मुझे लगता है बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है, और अभी जिस प्रकार से पराली की बर्निंग में कमी आई है, उसमें दिल्ली एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग कमीशन है, उसका जो एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसका भी बड़ा प्रभाव। और ये जो स्मॉग टावर्स वगैरह लगे थे, अभी ये प्रयोग के स्तर पे, मैं अभी नहीं मानता कि इसको कोई सफल मानना चाहिए। जी। मैं अब थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे आ जाती हूँ। लोग जानते नहीं शायद कि आप गवर्नमेंट काउंसिल थे लिबरहैन कमीशन में दैट इन्वेस्टिगेटेड द 1992 बाबरी मॉस्क डेमोलिशन। तो आप उस बारे में हमें बताएंगे, उस फेज ऑफ योर लाइफ? हाँ, मैंने लिबरान कमीशन में, लाला राम गुप्ता सीनियर एडवोकेट थे, लेकिन उनके साथ लिबरान कमीशन का जो इंक्वायरी कमीशन था, उस समय नरसिम्हा राव जी से लेकर के, वीपी सिंह जी से लेकर के, और आचार्य धर्मेंद्र से लेकर के, अशोक सिंघल जी से लेकर के, सब लोगों की काफ़ी एविडेंस हुई। हम क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी करते थे, लेकिन आपको पता होगा कि लिबरान कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी कहते थे वो कहीं पाई नहीं गई। लेकिन मैं लिबरान कमीशन में काउंसिल होने के साथ साथ राम जन्मभूमि का भी जो सिविल केस चल रहा था लखनऊ और बाद में सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी लगातार एक एडवोकेट के नाते कोऑर्डिनेशन का काम करता रहा। आप उस वक्त वाजपेयी जी के साथ या कल्याण सिंह वगैरह उनसे मिले थे उस वक्त?
नहीं, क्योंकि मैं जो लिब्रान का गठन तो 92-93 में हुआ था, लेकिन कमीशन में सरकार काउंसिल अटल जी की सरकार आने के बाद बने थे। अडवाणी जी से चूँकि गृह मंत्री के नाते ब्रीफिंग के लिए जाते थे, कल्याण सिंह जी चले गए थे। फिर बाद में जब कल्याण सिंह जी पार्टी से बाहर थे तभी उनकी लिब्रान कमीशन में उनकी एविडेंस हुई थी, तो एविडेंस के समय पे मिलना हुआ था। और जो बाकी भी प्रमुख नेता थे उस समय के, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, कांग्रेस गवर्नमेंट के जो लोग थे, उन सबसे चूँकि कमीशन में विटनेस के लिए सब लोग आए थे, वाजपेयी जी कभी उसमें विटनेस या ऐसा कभी नहीं आए थे, तो उन सब लोगों से लगातार मुलाकात उस समय। कल्याण सिंह जी ने क्या कहा था उस वक्त? उन्होंने उस समय कहा था कि सडन था, और सडन जो हुआ उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर में तरीके में हम लोग ले सकते थे, वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेने की बात करी थी। मैं एक वेरी सीनियर बीजेपी फंक्शनरी, उनसे मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा था कि कल्याण सिंह जी ने जो किया उस दौरान बीजेपी ने उसे सीरियसली नहीं लिया शायद, मतलब कि कल्याण सिंह जी रोल शुड हैव बीन बिगर इन द बीजेपी। उन्हें इग्नोर किया गया, जो उनका रोल था उस वक्त और उसका जो इम्पैक्ट था उस रोल का ऑन द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्या आप मानते हैं ये सही था? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ने उन्हें बाद में पूरा सम्मान दिया, पार्टी के वो संसद सदस्य भी बने, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, और पार्टी हमेशा उनके योगदान को बड़ा ही मानेगी। 15-20 साल लग गए उसमें, पर अब घटनाक्रम और परिस्थितियाँ क्या होती हैं उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह जी एक बड़े नेता थे, और ओबीसी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने का उन्होंने बड़ा काम किया। और कल्याण सिंह जी के पहले कार्यकाल में जो कानून का शासन जिसको यूपी में कहते हैं, उसकी एक मिसाल उन्होंने कायम करी। वो धरती से जुड़े हुए नेता थे। जी, आप बीजेपी में यू आर अ कंपैरेटिवली यंग वर्कर। बीजेपी के बारे में जैसे आपने इंटरव्यू में कहा जाता था कि ये अर्बन पार्टी है, रूरल पार्टी नहीं है, नॉर्थ इंडिया बेस्ड पार्टी है। क्या जब आप कैंपेनिंग के लिए गए, गुजरात भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, और आप दक्षिण में भी आप जाते हैं, कर्नाटका में, क्या अभी भी वही रिस्पांस मिलता है? नहीं, अब धारणा बदली है। और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, मेरी सरकार गरीब कल्याणकारी सरकार है, और पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की योजनाएं टारगेटेड टाइम में और टारगेटेड स्पॉट तक जो डिलीवरी हुई है, जैसे उज्ज्वला योजना नीचे तक गई, किसान सम्मान निधि योजना नीचे तक गई, बिजली की योजना नीचे तक गई, आयुष्मान कार्ड नीचे तक गए, कोविड का वैक्सीनेशन 200 करोड़ लोगों तक हुआ, सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना हर गांव तक गई, प्रधानमंत्री शौचालय योजना गई, प्रधानमंत्री आवास योजना नीचे गई। तो अब जो एक नीचे का तबका है उनको ये लगने लगा है कि केंद्र की जो सरकार है जो कहती है वो करती है। जनधन योजना में हम 35 करोड़ तक लोगों तक गए, ई श्रम कार्ड में हम 29 करोड़ लोगों तक गए, और उसका परिणाम आप देखो ना कि 2014 में जो बीजेपी को वोट मिला, 2019 में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला, सीटें ज़्यादा मिली। तो ये नया वर्ग कौन आया? ये गरीब वर्ग, ये जो ये पार्टी, जो लाभार्थी वर्ग है, जिनको भी सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ, और जिनको लगा कि नहीं, जिस पार्टी के बारे में हम सोचते थे हमारी गलत धारणा थी, दोबारा से बीजेपी आना चाहिए, तो बीजेपी को 3 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले। तो ये जो कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या ये आपका जो ये जो लाभार्थी वाला वोट है वो इट हैज कट इनटू द कास्ट बेस्ड देखिए, पार्टीज? देश में सभी सामाजिक वर्गों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, और बीजेपी ने कोई एक जाति, कोई एक समाज, कोई एक वर्ग, कोई एक धर्म की राजनीति नहीं करी। हमारी राजनीति सबका साथ सबका विकास का हुआ, और उसका ये अर्थ था कि देश के संसाधन सभी पे निष्पक्षता के साथ पहुंचने चाहिए। आप उसको लाभार्थी भी कह सकते हैं। जब वो निष्पक्षता के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, तो समाज के हर वर्ग का वोट बीजेपी को आया। पर ये भी कहा जाता है बीजेपी के बारे में, देयर इज ओवर रिलायंस ऑन द मोदी मैजिक, ये भी सही है? मोदी जी का नेतृत्व पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व ने पिछले 8 सालों में अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका दी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो नहीं चला। अब कुछ राज्यों में होता है, जैसे हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारे थे तो उसके कुछ कारण थे, हिमाचल हारे तो उसके कुछ कारण थे, लेकिन हम कुछ राज्यों में दोबारा भी आए। आपको पता, उत्तराखंड, यूपी, गुजरात,
पार्टी दोबारा भी आई। अब 2023 में फिर राज्य के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं हर एक? अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग ही होगी, क्योंकि जो फरवरी मार्च में चुनाव होंगे वो त्रिपुरा, मेघालय और एक नागालैंड और कर्नाटक के जो है अप्रैल मई में भी होंगे। फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। लेकिन हर राज्य की, जब राज्य का चुनाव होता है तो राज्यों के मुद्दों का महत्व होता है, जब 2024 में केंद्र का चुनाव होगा तो केंद्र के मुद्दों का। तो 2023 के जो चुनाव हैं, बहुत बड़े राज्य हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब बहुत बड़े राज्य हैं, तो ये एक सेमीफाइनल समझें हम? अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल ऐसा तो क्या है, देश में हर समय चुनाव चलते हैं, और अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो एक बार सब चुनाव लड़ ले और 5 साल तक सब लोग काम करते रहे। पर वो तो कोई मानने को तैयार नहीं अब है। अच्छी बातें बहुत कम लोग मानते हैं। सब माने, अच्छी बात है, सबके हित में बात है। सब अपनी ताकत से एक बार, साल में एक बार, 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल सब लोग फिर देश की सेवा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रिंसिपल पार्टीज मानती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात होती है तो वो पॉलिटिकली नहीं मानेंगी। अब तो ये पॉलिटिकल स्कोर होता है, इन प्रिंसिपल सब मानते हैं। 2023 में कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं, और वहां पर कहा जाता है दैट द ओनली थिंग वर्किंग फॉर बीजेपी इज दैट द कांग्रेस इज अ डिवाइडेड हाउस। नहीं तो आपका हाल भी काफी बुरा ही है वहां पे। कोई नहीं कह सकता कांग्रेस की पोजीशन क्या है। आप डिवाइडेड हाउस कह रही है, लेकिन वो डिवाइडेड हाउस है, डिसग्रंटेड हाउस है, डिरेल्ड हाउस है, ये तो कांग्रेस वाले ज़्यादा बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी पोजीशन की बात है, हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में हम लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा जी भी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। पार्टी के पास एक सीनियर मोस्ट लीडर्स की एक टीम है जो बहुत अच्छे तरीके से। येदियुरप्पा जी को तो आपने भेज दिया वही मार्गदर्शक मंडल में? नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर हैं। वो तो सब लोग 75 से ऊपर में जो है अपना पद अपने नए साथी को देते हैं, और ये भी बीजेपी की बड़ी परंपरा है। देखिए, गुजरात में भी लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने जब अपनी जिम्मेदारी नयों को सौंपी है, तो आप देखिए कितना बड़ा बहुमत आया। हाँ, ये एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट था कि आपने पूरे कैबिनेट को हटा दिया। हमने और नहीं हटाया, जी, सेल्फ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लोकतंत्र में। ये इतनी अच्छी घटना कभी घटती नहीं है। राजनीति के बारे में तो माना जाता है कि एक बार जो कुर्सी पे बैठ गया फिर वो किसी को आने ही नहीं देता है। नए आदमी के लिए रास्ता देना, नए आदमी को रास्ते पे आगे आने की मौका देना, और ये पीढ़ी परिवर्तन का कितना बड़ा असर है हमने गुजरात के चुनाव में देखा है। तो हमने देखा कि गुजरात में ये पीढ़ी परिवर्तन जो आप कह रहे हैं वो हुआ, और उसका नतीजा अच्छा था। तो क्या 2023 में मोदी जी ये सेंटर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? पीढ़ी परिवर्तन समय समय पर बीजेपी में हुआ है, और अभी तो बीजेपी सब लोग काम कर रहे हैं नेतृत्व के साथ, तो अभी कोई ऐसा विषय नहीं है। नहीं, मतलब ये एक तरीका होता है कि पूरे कैबिनेट से रेजिग्नेशन मांग लेना? नहीं, ऐसा हर एक राज्य का एक अलग अलग परंपराओं का विकसित तरीका होता है, लेकिन एक दूसरे का उदाहरण सबका होता है। गुजरात में आपने साबित किया कि एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ा जा सकता है, कि ये एंटी इनकम्बेंसी ज़रूरी नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी से सरकार हटा दी जाए, लोग ऊब नहीं जाते। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे हो सकता है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को, क्योंकि इतने साल से शिवराज जी अलग वहाँ अलग पे- राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अपनी किसी परिस्थिति को एक दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? बीजेपी सभी जगह प्रो गवर्नेंस पे वोट लेके आती है, और हम 3 बार तो मध्य प्रदेश में रिपीट हुए हैं, तो प्रो गवर्नेंस है इसीलिए रिपीट हुए। हाँ, कमलनाथ जी तो तैयार हो रहे हैं। तो कमलनाथ जी हमारे विरोध में तो तैयार होंगे ही, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। वहाँ पे तो बहुत स्ट्रांग यूनिट है कांग्रेस की, दिग्विजय जी हैं, कमलनाथ जी हैं। स्ट्रांग तो नहीं है यूनिट, तो उनकी वहाँ बिखर गई कांग्रेस जो। वो तो ज्योतिरादित्य जी की वजह से बिखर गई ना? नहीं, कोई कारण होते हैं, ऐसा नहीं होता है। और अब तो कांग्रेस उससे तो कमजोर होकर लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का एक प्रमुख वर्ग तब कांग्रेस के साथ है। ज्योतिरादित्य को तो आप तोड़ के ले आए, और किन को तोड़ने वाले हैं मध्य प्रदेश नहीं, हम में? तो देखिए, उनका परिवार पूरी तरीके से जनसंघ से जुड़ा हुआ था। उनकी दादी जी का, राजमाता विजय राजे जी का भारतीय जनसंघ में बड़ा योगदान था, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। और मेरे को नहीं लगता है कि
कांग्रेस वहाँ पर कोई ऐसी ऊर्जा बचा पाई है मध्य प्रदेश में। नहीं, वो तो उनके परिवार के बारे में बात करें तो आपकी पार्टी बहुत सालों से कोशिश कर रही थी कि पहले माधवराव जी को लेके आए, उसके बाद ज्योतिरादित्य, खैर अल्टीमेटली ज्योतिरादित्य आ ही गए आपकी पार्टी में और फिर सरकार आपकी बन गई वहाँ पर। अब और किसको लाने वाले हैं? नहीं, हमारी पार्टी जनता को क्या पूरा बहुमत लेकर के आएगी मध्य प्रदेश में। हाँ, एकदम बहुमत के साथ सरकार आएगी। अच्छा, और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जितना बड़ा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में, अभी तो उनकी उपसचिव भी गिरफ्तार हुई हैं। कितना लोग परेशान हैं छत्तीसगढ़ में, इतना भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, लोग ऊब चुके हैं। तो आप समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनने वाली है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में अब सचिन पायलट को आप ला रहे हैं अपनी पार्टी में? नहीं, हम क्यों लाएंगे, वो अपनी पार्टी में है। पर बात तो चल रही है इतने साल से। और बीजेपी राजस्थान में पूरी तरीके से मजबूत है। कांग्रेस पिछले 5 साल से रुमाल झपट्टे का खेल खेल रही है। वहाँ पे तो गहलोत साहब कह रहे हैं, उन्होंने तो गद्दार भी कह दिया सचिन पायलट को। अब वो जो भाषा का राजनीति में अपने साथी के लिए प्रयोग करते हैं, कभी भी अपने साथी के लिए कोई राजनीति में अगर मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग करता है तो वो उनकी निजी विषय, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के नेतृत्व में, संयुक्त नेतृत्व में जिस प्रकार से आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसने इस बात को दर्शाया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। और हम जिस जगह पे राजस्थान के विकास की यात्रा को छोड़ के गए थे, राजस्थान उससे पिछड़ गया है। और इसलिए अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना तय है। आप वॉर रूम स्ट्रैटेजिस्ट है, तो मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट में तो मैं आपसे कुछ पूछूंगी नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन चारों राज्यों में आपकी सरकार बनने वाली है 2023 तक। अब बात तो फिर सारे इंटरनेशनल पेपर्स लिखेंगे इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ वन पार्टी सिस्टम। नहीं, वन पार्टी सिस्टम में क्यों है? क्योंकि हर जगह अगर आपकी सरकार ही बन रही है तो वन पार्टी सिस्टम हो ही गया ना। फिर हर पार्टी अपने आप को बढ़ाने का काम करती है। हम कोई किसी का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं कर रहे, किसी को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर रहे, किसी पे कोई रोक नहीं लगा रहे। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है, तो इसमें फिर क्या होना चाहिए? तो लेकिन बात ये होती है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि आप साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, सारी इकाई आपके साथ है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सबका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम हिमाचल क्यों हार गए? हारे क्या आप? 50,000 से कम वोट। अगर इतना ही होता अब तो फिर हम क्यों हारते? हमारी केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में हमारे 7 लोकसभा चुन के आए, बाद में हम दिल्ली विधानसभा हार गए। ये तो विपक्ष का एक तरीका बन गया है कि हार जाओ तो आरोप लगाओ, जीत जाओ तो अपनी जीत बताओ। ऐसे तो काम नहीं चलता है। 0.9% तो अगर हमारे पास सामदान दंड भेद था तो हम नहीं हारते। जो एक वोट है उसका भी महत्व है। जो एक वोट से हारा वो हारा, जो जीता वो जीता, जो जीता वो सरकार चलाए। हम तो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि जो जीत जाए ठीक है जी, जो जीते वो सरकार चलाए। लोकतंत्र में और जनता के वोट की ताकत में विश्वास रखना चाहिए। पर इस लोकतंत्र में ऑपोजिशन का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। ये आरोप है कि बीजेपी जो है इतनी जोरों से, जिनका स्पेस कम हो रहा है उनको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उनका स्पेस क्यों कम हो रहा है। जैसे जिग्नेश मेवानी ने कहा कि हम लोग लड़ ही नहीं सकते बीजेपी के खिलाफ क्योंकि वो पैसों का इतना इस्तेमाल करती है इलेक्शन में। वो खुद कैसे जीत गए? तो लड़े हैं तभी तो जीते हैं। इतने कम में भी वो जीते हैं तो उनको तो मानना चाहिए कि ये फेयरनेस है। पर जो इलेक्शन मशीनरी जैसे कहते हैं ना कि एक रथ की तरह बढ़ता जा रहा है बीजेपी का हर राज्य में, और ऑपोजिशन जो है वो इट गेट्स क्रश्ड, एक डीमोरलाइजेशन हो जाती है। अब डीमोरलाइजेशन का मुझे नहीं लगता ये कोई कारण है। अनेक ऐसे चुनाव हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोग भी जीते हैं, बीजेपी भी जीती है, बीजेपी ने जीती हुई सरकार भी खोई है। तो ऐसा तो नहीं मानना चाहिए। हमारी सरकारें भी हार जाती हैं और हम भी कई चुनाव हार जाते हैं, जीत जाते हैं। लोकतंत्र में इसके लिए ये मानना चाहिए कि जनता ने जनादेश नहीं किया तो फिर जनता के पास जाना चाहिए।
ये हमारी कार्य पद्धति और बाकी को यही करना चाहिए। The other criticism is that आपकी पार्टी जो है वो हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है और मुसलमानों के लिए आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो सबका हित मानकर आप चलते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्पेस है वो नहीं है मुस्लिम्स के लिए आपकी पार्टी में। हम जितने अच्छे लोग आएंगे उनको ज़रूर जोड़ेंगे। हम तो किसी को मना नहीं कर रहे, हमने तो कभी नहीं कहा कि कोई हमारा सदस्य नहीं बन सकता। हम तो जोड़ना ही चाहते हैं और हम जोड़ने के लिए ही निकले। लेकिन उच्च पद पे कभी कोई मुसलमान नहीं होता आपकी पार्टी में। ऐसा नहीं मानना चाहिए। अभी भी कुट्टी जो हमारे केरल वाले हैं वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। नकवी जी बड़े पद पे रहे, शहनवाज जी बड़े पद पे रहे, पर रहें। शाजिया इल्मी प्रवक्ता के रूप में है। तो लोग तो हैं, लेकिन कैबिनेट में समय आएगा तो वो भी आएंगे। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। कोई रूल नहीं है, लेकिन एक अनरिटन बात है ना, ऐसी कोई अनरिटन बात भी नहीं है। जैसे जैसे नेतृत्व आएगा निश्चित रूप से सबको आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे तो नजमा जी लगातार राज्यसभा की उपसभापति भी रही प्रारंभ के 5 वर्षों में। बीजेपी थी जो अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने के लिए भी किया। तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा थंब रूल कुछ नहीं है। फॉरेन मीडिया के बारे में आपकी पार्टी जो है वो बहुत नाराज़ रहती है हमेशा कि जो डिपिक्शन है बीजेपी का, जो डिपिक्शन है मोदी गवर्नमेंट का, वो सही नहीं है और एक बायस है फॉरेन मीडिया में। क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं रखना चाहिए, तथ्यों को सही तरीके से रखना चाहिए। आप तथ्यों को इस तरह से प्रभावित करेंगे कि आप उससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचाए तो वो ठीक नहीं है। सबको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक सवाल है, बीजेपी जैसे मैंने आपसे बोला था कि अर्बन पार्टी है, एक और बात चलती है कि बीजेपी अर्बन पार्टी के रूप में प्रचारित कीजिए कि नॉर्थ इंडियन हैवी पार्टी है, नॉर्थ बेस पार्टी है, और जो साउथ की जो राज्य है वो कहते हैं कि एक हिंदी इम्पोजिशन, एक हिंदी वे ऑफ लाइफ वो इम्पोज करती है बीजेपी। ये पार्टी के बारे में एक मिथ है। देखिए, गोवा तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, तो सरकार तो बीजेपी की है और हिंदी स्टेट भी नहीं है। महाराष्ट्र हिंदी स्टेट नहीं है, गुजरात हिंदी स्टेट नहीं है। अब नागालैंड तो 100% क्रिश्चियन हमारी कोलेशन गवर्नमेंट है। मेघालय तो 100% मतलब क्रिश्चियन मेजोरिटी वही है, लेकिन हमारी तो कोलेशन सरकार है। अरुणाचल में तो बुद्धिज़्म पूरा है, लेकिन हमारी सरकार है। मणिपुर में भी ईसाई है, लेकिन हमारी सरकार है। और ये तो सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। आसाम तो कोई हिंदी भाषी नहीं है। तो ये जो मिथ है ये गलत है। बीजेपी, कर्नाटक भी आज के समय में दक्षिण भारत में है, तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है, तमिलनाडु का बड़ा काम है। और बीजेपी तो कल्चरल यूनिटी का काम करती है। जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने काशी में तमिल संगम का आयोजन किया, कल्चरल एक्सचेंज का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो इस बारे में बहुत जोर रहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में कल्चरल एक्सचेंज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि भारत में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये इसका अर्थ है कि एकता में विविधता में एकता का है। हमारे यहाँ कितना कल्चर है और कितने अलग अलग तरह के विषय। और अभी आप देखिए कि जो G20 हो रहा है, हमारे राजनीतिक विरोध एक दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन सब राज्य मिलकर के काम कर रहे हैं। सब मुख्यमंत्रियों ने बैठक करी। अभी उदयपुर में राजस्थान सरकार ने G20 के आयोजन को बहुत सफल बनाया। तो हम ये देश एक विविध कल्चरल संस्कृति का, विविध कल्चरल विषयों का ये देश है। और अगर हमारी इतनी कल्चरल विविधताएं हैं तो इन सब का को उजागर होना चाहिए। और इसीलिए तो G20 का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश में लगभग 150 से ज़्यादा स्थानों पर कि भारत का रिच कल्चर, भारत का संदेश, भारत की स्पिरिचुअलिटी, भारत की लोक कला, भारत की हाथकरघा। और भारत की स्पिरिचुअलिटी अकेले हिंदुइज्म की स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है, बुद्धिस्ट भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ सूफीज़म भी है। हमारे यहाँ तो कोई मतलब शुरू में जब क्रिश्चियनिटी का जो पहला केरल का जो हमारा चर्च है तो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है। तो ऐसा नहीं है। हमारा प्यूरलिज्म में हम पूरी तरीके से बहुतायतवाद में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारत का जो मूल सांस्कृतिक परंपरा है वो भी उतनी महत्वपूर्ण है।
भारत में तो सबके प्रति एक समान दृष्टि का भाव रखा ही जाता है। तो भारत के उपनिषद क्या कह गए कि अनेक प्रकार की नदियाँ एक समुद्र में जाकर के मिलती हैं। तो हम कोई संकुचित दृष्टि से आस्था विश्वास को नहीं देखते, हम व्यापकता में उसको देखते हैं। तो G20 में ये हाईलाइट किया जाएगा, G20 की जो मीटिंग्स हैं। G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के सांस्कृतिक पक्ष को बिल्कुल किया जाएगा। अनेक राज्यों में अनेक विषयों पे कार्यक्रम किए जाएंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे और देश में 150 से ज़्यादा स्थानों पे, केवल राज्यों की राजधानियां नहीं, राजधानियों के अतिरिक्त भी जो बड़े शहर हैं वहाँ अलग अलग विषयों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम भारत के उत्कृष्ट स्वरूप को दुनिया के सामने कैसे रख सकें। सर, आप कांग्रेस के बारे में कह रहे थे कि डिसग्रंटल्ड, डिसयूनाइटेड वगैरह, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन जीती है उससे एक नई ऊर्जा मिली है और कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेस के जो काडर है उसमें एक ऊर्जा आई है, एक यूनिटी के बाद बात कर रहे हैं कि 2024 के लिए तैयार है अब वो। देखो, हिमाचल के कारण स्थानीय कारण थे और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि किसको जोड़ने के लिए हो रही है। क्योंकि जहाँ तक भारत जोड़ो का बात है, भारत तो 1947 में सरदार पटेल जी ने जोड़ा था। राहुल गांधी जी तो उनका नाम भी नहीं लेते। और अगर भारत जोड़ो यात्रा कोई उनका गवर्नेंस का एजेंडा है तो वो तो 10 साल यूपीए सरकार में सांसद रहे। उनकी माताजी कमांडर इन चीफ रहीं उस सरकार के, एनएसी के माध्यम से, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो कोई उपलब्धि भी नहीं बताते। क्यों 10 साल की यूपीए की सरकार में लोग भ्रष्टाचार में जेल गए? क्यों 10 साल की यूपीए की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस हुआ? क्यों 10 साल की यूपीए सरकार में उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बनाए हुए बिल को प्रेस के सामने फाड़ा? वो बताएं तो सही, उनके जो 10 साल के विषय हैं वो क्या वो भारत जोड़ो के थे? वो किस चीज़ के विषय थे और क्या उपलब्धि करी, क्या काम किया? केवल कुछ इमोशनल विषयों को लेकर के और अपने आप को, अगर अपने आप को वो मसीहा स्थापित करना चाहते हैं तो मुझे पता नहीं। बाकी मुझे उस यात्रा में ना कोई राजनीतिक, ना कोई सामाजिक, ना कोई सांस्कृतिक और ना कोई भारत का आध्यात्मिक पक्ष नजर आया जिसको हम ये कह सकें कि ये किस उपलब्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट करती है, तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। कैसे जोड़ रहे हैं? क्या उनका कौन सा ऐसा विषय? मेरे को तो 100 दिनों में कोई 5 मिनट की भी क्लिप दिखी हो कि उन्होंने कोई जोड़ने का कोई विषय रखा हो। केवल ठीक है, उनका काम है चलना, वो चल रहे हैं। बाकी तो कोई ऐसा, कोई मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा विषय होना चाहिए। और के उनका साथ जो पूरा इतना डीजल का वो लवाजमा चलता है, दिन रात कार्बन एमिशन होता है। ये आप एनवायरनमेंट मिनिस्टर के इस हैसियत से बोल तो ये रहे तो हो। विचार करना ही चाहिए। गांधी जी कहाँ लेके चले थे इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन? एक व्यक्ति का पर कैपिटा कंजम्पशन को आप जरा काउंट करिए भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ, एक व्यक्ति के लिए कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। अच्छा, और हिमाचल प्रदेश के लिए जो कांग्रेस कह रही है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रियंका गांधी कि वो कैंपेन कर रही थी इसीलिए बीजेपी को हरा सकी वो। अब कांग्रेस तो, प्रियंका गांधी जी तो यूपी में भी प्रचार कर रही थी। अब कांग्रेस अपने नेताओं के लिए नहीं कहेगी तो किसके लिए कहेगी? आप यूपी में भी थे उस वक्त यूपी में हमारे प्रभारी उस समय धर्मेंद्र जी थे और उनके नेतृत्व में पूरा यूपी और योगी आदित्यनाथ जी वो हमारे प्रभारी के नाते काम कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि जो आपकी पार्टी जो बार बार कहती है कि परिवारवाद जो है कांग्रेस में इतना है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो वोट नहीं पड़ रहा अब? नहीं, हिमाचल के स्थानीय कारण है, उनका हम विश्लेषण भी करेंगे। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में अगर हम हारे हैं तो अपनी हार को हम स्वीकार करते हैं, हम उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन परिवारवाद तो कांग्रेस का एक तरीके से उनका स्ट्रेंथ भी वही है और उनकी वीकनेस भी वही है। भूपेंद्र जी, ये भी कहा जाता है कि बहुत से विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इट हैज़ अटैक्ड कांग्रेस सो मच और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो उभर के आ रही है और आम आदमी पार्टी एक नया फिनोमिनन है और उसे हराना, बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है कि हाउ टू डील विद आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जीती कहाँ पर है दिल्ली के अलावा? पर नेशनल पार्टी का तो स्टेटस मिल गया ना। नेशनल पार्टी का स्टेटस तो बीएसपी को भी है, नेशनल पार्टी का स्टेटस तो शायद तृणमूल को भी है, मुझे वो भारत राष्ट्र पार्टी भी बना ली है।
स्टेटस मिलना नहीं है, नेशनल पार्टी का स्टेटस तो देश में कम्युनिस्ट पार्टी को भी रहा, लेकिन बंगाल और त्रिपुरा से बाहर कहाँ आए। तो आम आदमी पार्टी का पंजाब जीतने का वैक्यूम का एक अलग कारण था और दिल्ली की स्थानीय परिस्थितियां थी। बाकी तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है आम आदमी पार्टी का कोई। और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है उनका क्या हुआ? आम आदमी पार्टी की कितनी जमानत बची? सूदन जी, हाँ, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी की हिमाचल में कितनी सीटों पे जमानत बची? सबकी गई। बाकी राजनीति में सब पार्टियां आओ, सब पार्टियां चुनाव लड़ो। पर लेकिन वो एक कार्डर बड़ी जल्दी बना लेते हैं एज कम्पेयर टू, जैसे टीएमसी जो है वो गोवा में गई, कार्डर बना नहीं पाई और वो वापस चले गए, वो नहीं कर पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी जल्दी अपना कार्डर बना लेती है। ऐसा लगता है एक समय में जब बीएसपी का उत्तर प्रदेश में राज था तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा उनके थे, पंजाब में बल्कि अकाली दल ने उनके साथ समझौता किया था, मध्य प्रदेश में उनके 12-15 विधायक है। कभी कभी किसी किसी पार्टी का एक दौर होता है, लेकिन देश में लगातार क्रेडिबिलिटी के साथ जो पार्टियां काम करती हैं वही लंबे समय के लिए चल पाती हैं। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो इट्स अ मोर डायनामिक पार्टी इन द सेंस कि वो चेंज करते रहती है अपने आप को, एक मॉर्फिंग हो जाती है। कहीं वो लेफ्टिस्ट थी तो अब सॉफ्ट हिंदुत्व इस्तेमाल कर रही है कि इट इज़ वर्किंग फॉर बीजेपी, सो व्हाई नॉट यूज द सेम टैक्टिक। तो इसका मतलब तो आपके मैं प्रश्न से अर्थ लगाता हूं और ये संदर्भ निकालता हूं कि वो रंग बदलते रहते हैं। अब रंग बदलने वालों को क्या कहते हैं वो तो लोग ही ज़्यादा समझेंगे। पर वोट तो ले आते हैं ना वो। ठीक है, लेकिन हर बार कभी ना कभी तो रंग पकड़े ही जाते हैं। 2 जगह उनकी सरकारें हैं और किसी भी पार्टी की नहीं है, सिर्फ उनकी है। बीजेपी के अलावा और कांग्रेस के अलावा ऑपोजिशन अगर देखें, टीएमसी के पास नहीं है, टीआरएस के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। एनसीपी को देख लीजिए, शिवसेना को, और किसी भी पार्टी को देख लीजिए। और पार्टियां अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं। कांग्रेस बड़ी है, आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, इसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन इसको मैं ऐसी चुनौती भी नहीं मानता हूँ जिसको भारत की पूरी जनता गंभीरता से ले। पंजाब के लिए कोई बीजेपी का कोई प्लान नहीं है? हमारे काम कर रहे हैं, काफ़ी नए लोगों ने बीजेपी में जोड़ा है, पंजाब में काफ़ी नए वरिष्ठ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया और मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा भविष्य देखता हूँ। 2024 के लिए अलायंस के साथ किसी रीजनल पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को पंजाब में बढ़ा रही है और हमारी ताकत पर्याप्त रूप से बढ़ेगी। एएनआई के पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद भूपेंद्र जी, और आपको बहुत बहुत मुबारक गुजरात के लिए। एंड आई होप कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से आप दिल्ली की प्रदूषण के लिए कुछ कर पाएंगे आने वाले सालों में। धन्यवाद स्मिता जी, और मैं मानता हूँ, जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता हूँ कि दिल्ली का पर्यावरण हम सब के लिए चुनौती है। अगर आंकड़ों को देखें तो हमने सुधार किया, लेकिन ये सुधार अभी और पर्याप्त होना बाकी है और उसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you for watching or listening in to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. To like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind.